जय हिंद दोस्तों। आज एमपीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, मुझे पेपर भेजा गया कि सर प्लीज इसकी एनालिसिस करिए। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री सेक्शन की एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। तो आपको तरीका वही अपनाना है, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पोस्ट करना है वीडियो। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं कि राजा हर्षवर्धन के द्वारा कौन से लिटरेचर्स लिखे गए। पहला प्रियदर्शिका, दूसरा हर्षचरित, तीसरा रत्नावली, चौथा नागानंद। इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा, मुझे 2 साल पहले मैंने एक एनालिसिस करवाई थी हरियाणा सिविल सर्विसेज की, सिमिलर ही क्वेश्चन था। हर्षा हिमसेल्फ रोड 3 प्लेस, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागमंजरी। तो देखिए यहाँ पे सही बात है। ये हर्षवर्धन ने खुद ने 3 बुक्स लिखी हैं। इन 3 बुक्स का नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाया है कि हर्षा को प्रिय है, नाग का रत्न, इस तरीके के कुछ हमने एसोसिएशन किए थे। इसके अलावा ये जो टॉपिक है हर बुक में मेंशन है। ठीक है, पीवाईक्यू में ही पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने कौन सी बुक ऑथर करी। तो देखिए जो हर्षचरित है वो बाण भट्ट ने लिखी है। हर्षचरित के ऑथर कौन है? बाण भट्ट। बाण भट्ट दरबारी कवि है, कोर्ट पोएट है हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन 7th सेंचुरी के रूलर हैं। उनके दरबारी कवि यानी कोर्ट पोएट का नाम बाण भट्ट है। और बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। बट हर्षवर्धन खुद में ही काफी बड़े ऑथर थे। 3 बुक्स इन्होंने लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, 3 बुक्स लिखी गई है हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसमें इन्होंने पूछा कि कौन सी बुक जो है ऑथर्ड है हर्षवर्धन के द्वारा। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा ऑथर्ड है। आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर हर्षचरित तो होगा नहीं क्योंकि हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी है। तो ऑप्शन बी हम एलिमिनेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1। तो इसे मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा, रीजन बीइंग की सबको पता है हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा है, हर बुक में मेंशन है और ये एलिमिनेशन से सॉल्व भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको रॉन्ग पेयर बताना है। अब्दुल समद फेमस पेंटर, तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन, प्रिंस आजम शाह बहमनी रूलर और चौथा है बीबी का मकबरा, मेमोरियल ऑफ दिलरस बानू। देखिए बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये इमेज देखिए आप पहले, ये इमेज है, बिल्कुल इसे ताजमहल के सिमिलर माना जाता है। और जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसे कमीशन किया गया है आजम शाह के द्वारा, जो कि औरंगजेब के एल्डेस्ट सन है। औरंगजेब के एल्डेस्ट सन का नाम आजम शाह है। आजम शाह ने ही कमीशन किया है बीबी के मकबरे को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मकबरा औरंगजेब ने बनवाया है। देखिए औरंगजेब के टाइम पे बना जरूर है बट प्रिंस आजम शाह ने इसे कमीशन किया है। और ये इन द मेमोरी ऑफ हिज लविंग मदर दिलरस बानू बेगम, जिसे रबिया उद दौरानी भी कहते हैं। ठीक है, दिलरस बानू बेगम को रबिया उद दौरानी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछते हैं ये स्टेट पीसीएस में खास तौर से। और ये बिल्कुल सिमिलर है ताजमहल के। और ये मैसेलम है, बेसिकली मकबरा है, इसीलिए इसे ताज ऑफ द डेक्कन भी कहते हैं। बीवी का मकबरा को ताज ऑफ द डेक्कन भी कहते हैं। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फो बता रहा हूँ ये सारे ही पीवाईक्यूज होते हैं ऑलमोस्ट, और बहुत बार पूछे भी गए हैं। आपको पता होगा कि औरंगजेब का आर्किटेक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। हालांकि इन्होंने कुछ कमीशन किए हैं, जैसे मोती मस्जिद को कमीशन किया है दिल्ली में। बट बीबी का मकबरा सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो औरंगजेब के द्वारा या औरंगजेब के टाइम पे बनाया गया। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? औरंगजेब ने सबसे लार्जेस्ट जिस स्ट्रक्चर को कमीशन किया है, ये भी याद रखिएगा, बादशाही मॉस्क। बादशाही मॉस्क, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा ये लार्जेस्ट कमीशन स्ट्रक्चर है। तो अगर ये डी जो है वो सही है तो हमें पूछा गया है गलत, तो डी तो सही है, यानी ये तीनों ऑप्शन में है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। ये भी एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा है। अब्दुल समद एक पेंटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेंटर पर हमने अलग से काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो है तख्ते का ताउस, ये पीकॉक थ्रोन है, ये शाहजहां के टाइम पे बनवाया गया है। इसके बाद प्रिंस आजम शाह बहमनी रूलर है, ये गलत है। आजम शाह जो है वह बहमनी रूलर नहीं है, बल्कि हमने ये देखा है कि आजम शाह औरंगजेब के एल्डेस्ट सन है। ठीक है, औरंगजेब के एल्डेस्ट सन है। और ये तीसरा गलत भी है इस कारण से, और चौथा बिल्कुल सही है। तो ये तो इजी टू मॉडरेट है, डिपेंडिंग कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। बट ये चूंकि महाराष्ट्र में है, इस वजह से महाराष्ट्र पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा आसान हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल रजाक अ पर्शियन ट्रेवलर विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। अब्दुल रजाक पर्शियन ट्रेवलर था।
पर्शियन यात्री था, विजयनगर एम्पायर को विजिट किया इसने किस रूलर के टाइम पे? हरिहर, कृष्णदेवराय, देवराय फर्स्ट या देवराय सेकंड? तो ये सेम ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि अब्दुल रजाक जो कि पर्शियन ट्रेवलर है, ये किस किंग के राइन में भारत आता है? देवराय फर्स्ट, कृष्णदेवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्णदेवराय सेकंड? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, देवराय सेकंड के टाइम पे अब्दुल रजाक भारत आता है। ये सेम क्वेश्चन यूपी, यूडीए या एलडीए के पेपर में भी पूछा गया है। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक जो देवराय सेकंड के टाइम पे भारत आता है। ये बुक में भी कवर्ड है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी आप देखोगे। इसके अलावा जो पूनम दलाल में दहिया मैम की जो बुक है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, देवराय सेकंड पर डिस्कशन है। इसमें काफी सारी बातें बताई गई हैं, जैसे एक डिमडिमा नाम के काफी फेमस संस्कृत पोएट थे, ये भी इनके दरबार में थे। इसके अलावा तेलुगु पोएट भी थे, और इनके टाइम पे ये देखने को मिलता है कि अब्दुल रजाक जो कि एक पर्शियन क्रोनिकलर है, क्रोनिकलर का मतलब वही है जो कंपाइल करते हैं अपने टाइम के ट्रेवलॉग्स को, अब्दुल रजाक। और ये देवराय सेकंड के बताते हैं कि देवराय सेकंड का जो एम्पायर है वो सिलोन से लेकर गुलबर्गा तक, ओडिशा से लेकर मालाबार तक फैला हुआ था। और कोंटी भी बताते हैं कि ये जो राजा है देवराय सेकंड, ये काफी सारा ट्रिब्यूट देते हैं सिलोन के रूलर को। तो दैट मीन्स ये तो पीवाईक्यू है, तो आंसर इसका ऑप्शन 4 है। तो यही रीजन है कि स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और समग्र बैच में मतलब मैंने मेक श्योर किया है कि कोई भी रेलेवेंट स्टेट पीसीएस का पीवाईक्यू ना छूटे। और ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेट पीसीएस का स्टेट पीसीएस में रिपीट करते हैं, हमने लगातार एनालिसिस करी है, सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेट पीसीएस के रिपीटेड हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया, ये बेस्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री सेक्शन का, बिकॉज ये काफी टफ है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने गलतियां भी करी होंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्प्लिट हो जाती है 1907 में, सूरत स्प्लिट कहते हैं, ठीक है। सूरत में सेशन होता है और कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। तो उस टाइम पे किसने ये स्टेटमेंट दिया कि जो नेशनल कांग्रेस है वो कोलैप्स कर गई है सूरत में, और ये हमारी जीत है, दिस इज आवर विक्ट्री? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा लोकमान्य तिलक, तीसरा लॉर्ड मोरले, और चौथा है लॉर्ड मिंटो। अब ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, ये बिपिन चंद्रा बुक है, काफी फेमस बुक है हिस्ट्री की। देखिए इसमें क्या बताया गया, द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड ऑन 26 दिसंबर 1907 एट सूरत ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तापी। तो 1907 में सूरत का सेशन होता है। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक्साइटेड होते हैं बाय द रूमर्स दैट द मॉडरेट्स वांटेड टू स्कटल द 4 Calcutta resolution. The moderates were deeply hurt by the ridicule and venom poured on them in mass meetings held at Surat on the previous 3 days. Basically आप कह सकते हो कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, दोनों एक दूसरे से नाराज थे। फिर माहौल काफी खराब हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो गारंटी चाहते हैं कि ये जो 4 रेजोल्यूशन है ये पास हो, मॉडरेट्स को वो फोर्स करते हैं, और बेसिकली इसके बाद रास बिहारी घोष उस टाइम पे प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। दोनों साइड का जो सेशन है वो कॉन्फ्रंटेशन में आ जाता है, यानी एक तरीके से झड़प हो जाती है, और 1600 डेलीगेट्स होते हैं उस टाइम पे, साउट करते हैं ये, और चेयर वगैरह भी हर्लिंग होती है। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ अननोन पर्सन जो है वो सू भी हर्ल कर देते हैं फिरोज शाह मेहता पर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पर। पुलिस उस टाइम पे आती है और हॉल को क्लियर करवाती है, कांग्रेस सेशन ओवर हो जाता है, और ओनली विक्टोरियस पार्टी वाज द रूलर्स। आप समझ गए होंगे किनकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की। मिंटो जो है उस टाइम पे मोरले को लिखते हैं, कांग्रेस कोलैप्स एट सूरत वाज अ ग्रेट ट्रियम्फ फॉर अस। ट्रियम्फ का मतलब जीत होता है, विक्ट्री होता है, यानी कांग्रेस सूरत में कोलैप्स कर गई है और ये हमारे लिए बड़ी जीत है। तो ये मोंटे लिखते हैं मोरले को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है वो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 होना चाहिए, लॉर्ड मिंटो। तो 4 के साथ हम जा सकते हैं। मिंटो ने ही मोरले को लेटर लिख के ये कहा कि जो नेशनल कांग्रेस है ये कोलैप्स कर गई है सूरत में, और ये ग्रेट ट्रियम्फ है हमारे लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लीडर इन द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन कानपुर? तो कानपुर के लीडर कौन थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को लीड किया? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है, नाना साहब। नाना साहब जो है वो ओवरऑल लीडर थे कानपुर के अपराइजिंग के, और ये पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन है, पेशवा बाजीराव सेकंड। और इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने रेबेलियन को लीड किया और कानपुर से लीड किया, और तात्या टोपे जो है ये इनके कमांडर थे। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब? नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे?
तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3 तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे जो कमांडर इन चीफ थे कानपुर से ही, नाना साहब के बेसिकली मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट आप कह सकते हो, और इनका काफी अहम योगदान था मिलिट्री एक्शंस को लीड करने में। ठीक है, और इस तरीके से जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3 है। ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। बिट्रे का मतलब धोखा, तो दोस्त के द्वारा धोखा दिया गया तात्या टोपे को। बेसिकली उनके फ्रेंड ने ही ब्रिटिशर्स को बता दिया कि कहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि बिट्रेयल है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, और ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2006 का है। बाकी ऑप्शंस भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अजीमुल्ला खान जो है ये नाना साहब के एडवाइजर थे, एडवाइजर टू नाना साहब, और इन्हें क्रांति दूत के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रांति दूत के नाम से जानते हैं। इसके बाद बाकी के ऑप्शंस में कौन कौन है? तात्या टोपे जी के बारे में मैंने बता ही दिया, नाना साहब जी के बारे में भी बता दिया। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में आपको पता होगा, इन्हें डंका सा कहते हैं, और इन्होंने भी जो है वो काफी फेमस बैटल ऑफ चिन्हट में पार्टिसिपेट किया है। नाउ नेक्स्ट देखिए, हु वाज द मेन फीमेल कोलैबोरेटर विथ महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल ऑफ मील वर्कर्स इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में मील वर्कर्स के साथ मेन फीमेल कोलैबोरेटर कौन थी गांधी जी के साथ? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, अनुसुईया साराभाई, तीसरा है कस्तूरबा गांधी, और चौथा है अरुणा आसफ अली। अब ये भी टॉपिक हर बुक में मेंशन्ड है, इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम में भी आप पढ़ोगे तो उन्होंने बताया है कि जब गांधी जी लीड करने जाते हैं बेसिकली अहमदाबाद मील वर्कर्स के हड़ताल में सपोर्ट करने के लिए, तो ये जो रिलेशन है वर्कर और मील ओनर्स का ये और खराब हो जाता है, और काफी सारे उस टाइम पे धरना प्रदर्शन वगैरह चलते हैं। तो जो मील के वर्कर्स हैं वो अनुसुईया साराभाई के पास जाते हैं कि बेसिकली वो न्याय के लिए उनका सपोर्ट करें। अनुसुईया साराभाई एक सोशल वर्कर होती हैं, और अंबालाल साराभाई की बहन होती हैं। अंबालाल साराभाई वन ऑफ द मील ओनर्स होते हैं, और अहमदाबाद मील ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी होते हैं। बेसिकली जस्टिस के लिए वो जाते हैं। अनुसुईया जो है, अनुसुईया बहन, वो गांधी जी के पास जाती हैं, और बेसिकली क्योंकि गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट रहती है तो उन्हें कहा जाता है कि आप इंटरवीन करिए और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए। गांधी जी अंबालाल के फ्रेंड होते हैं, और अंबालाल कौन है? एक मील ओनर है, एक मील ओनर है। इसके अलावा अहमदाबाद मील ओनर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड भी होते हैं, बट स्टिल वर्कर्स के कॉज पर गांधी जी जाते हैं, और अनुसुईया भी सपोर्ट करती हैं वर्कर्स को, और बेसिकली गांधी जी के साथ सपोर्ट के रूप में खड़ी रहती हैं। बाद में अनुसुईया बहन ही होती हैं जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को फॉर्म करती हैं, और वो आपको पता होगा फाइनली जो है 35% से बढ़ाकर 50% जो है वेजेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन 2, अनुसुईया साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट में कौन सी ऑब्जेक्टिव थी? पहला ये कि डोमिनियन स्टेटस को अचीव करना, दूसरा 2 नेशंस को क्रिएट करना, तीसरा होम रूल अचीव करना, चौथा कंप्लीट इंडिपेंडेंस को गेन करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पहले पूछा गया नेहरू रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन, हमने कई क्वेश्चन कवर किए हैं नेहरू रिपोर्ट पे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, अचीविंग डोमिनियन स्टेटस। देखिए, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नेहरू रिपोर्ट का रिकमेंडेशन नहीं था, डोमिनियन स्टेटस, सेपरेट इलेक्टोरेट, यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर, या अडल्ट सफरेज, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डोमिनियन स्टेटस जो है वो रिकमेंड किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं किया गया था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं किया गया था, बाकी चीजें जो शामिल थी। तो नेहरू रिपोर्ट जब हमने कवर किया उस टाइम पे हमने 20-25 क्वेश्चन किए थे सिर्फ इसी टॉपिक पर, और वहां से ये इजिली सॉल्वेबल है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द करेक्ट पेयर ऑफ एक्सटेंशन सेंटर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड देयर कंसर्न पर्सन। मुंबई, दिल्ली, पंजाब और मद्रास। चिदम्बरम पिल्लई, लाल लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, सैयद रजा हैदर। अब ये क्वेश्चन करने के लिए अगर आप कॉमन सेंस से भी जाएं तो आपको पता होगा लाल बाल पाल ट्रायो के बारे में, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लाला लाजपत राय जी पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र से थे, और बिपिन चंद्रपाल जी बंगाल से थे, है ना? ये ट्रायो थे। तो इसमें ही अगर हम जाएं तो लाला लाजपत राय जी पंजाब से थे, और इसमें बाकी के ऑप्शंस में लोकमान्य तिलक जी जो है वो ऑब्वियसली मुंबई महाराष्ट्र में आता है। तो 2 और 3 जो है वो ए और सी में है, यानी यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो 3 आएगा। फर्स्ट में 3 हमें बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन 2 है। दिल्ली से सैयद रजा हैदर लीड कर रहे हैं, और मद्रास से जो है चिदम्बरम पिल्लई। इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम के अपेंडिक्स में ही आप पढ़ोगे
सबसे पहले ही इन्होंने बताया कि लोकमान्य तिलक जी स्वदेशी मूवमेंट में किस तरीके से महाराष्ट्र से लीड करते हैं, है ना। स्वदेशी वास्तु प्रचारिणी सभा भी बल्कि ये हेड करते हैं। इसके बाद लाला लाजपत राय जी भी इस मूवमेंट को पंजाब में लीड करते हैं, और इसके इन जो हेल्प करते हैं लाला लाजपत राय जी को, उनका नाम होता है अजित सिंह जी। इसके अलावा ये आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश करते हैं। सैयद हैदर रजा जी स्वदेशी मूवमेंट को दिल्ली में पॉपुलराइज करते हैं, और चिदम्बरम पिल्लई जी जो है वो महाराष्ट्र में इस मूवमेंट को स्प्रेड करते हैं, और तूती कोरिन कोरल मिल में भी जो है स्ट्राइक देखने को मिलता है। तो यहां तो आंसर हमारा निकल कर आ गया है। एक क्वेश्चन और कवर करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए कोई खास सोर्स की नीड नहीं है। The idea of Swadeshi and boycott of foreign goods spread all over the country. In this context, consider the following statement. पहला ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन विच वाज प्रिजाइडेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट है द मूवमेंट वाज प्रिजाइडेड ओवर इन बंगाल बाय सैयद हैदर रजा। तो यहाँ पे उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, नीदर वन नो टू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीजन बीइंग कि ये जो पूछ रहे हैं इसमें पहले में कि द मूवमेंट वाज प्रिजाइडेड ओवर इन बंगाल बाय सैयद हैदर रजा। अब इस क्वेश्चन में कैच है, आधा इंफॉर्मेशन तो सही है बट आधा इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि बंगाल से नहीं बल्कि अभी हमने पढ़ा ना ये देखिए दिल्ली से, है ना, दिल्ली से लीड कर रहे हैं। तो ये सेकंड गलत है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली आएगा। क्या फर्स्ट गलत है? तो फर्स्ट भी गलत है। रीजन बीइंग की जो बनारस सेशन है 1905 में हुआ, बनारस सेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट ये जो सेशन है ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने नहीं प्रिजाइड किया था बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। इसलिए ये दोनों गलत है, और ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए बिकॉज सैयद रजा हैदर पर भी क्वेश्चन बना है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट इन द सत्याग्रह एट धरसाना इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? कमला देवी चट्टोपाध्याय, अंबिका चक्रवर्ती, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू। तो देखिए आई थिंक 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गांधीयन मूवमेंट के ऊपर, एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया था बेसिकली। धरसाना साल्ट सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन हमने कवर किया था उस टाइम पे। क्या था वो क्वेश्चन, वो पहले देखते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए धरसाना के बारे में हमने समझा। बेसिकली होता क्या है, गांधी जी जो कि साल्ट मार्च के लीडर होते हैं, नमक कानून को तोड़ते टाइम 1930 में ही 4 मई को उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आफ्टर अनाउंसिंग हिज इंटेंशन ऑफ द धरसाना सत्याग्रह। बेसिकली गांधी जी ने अनाउंस करा कि अब धरसाना में हम साल्ट सत्याग्रह को लीड करेंगे, उससे पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उनका अरेस्ट हो जाता है। इस कारण से ये जो धरसाना साल्ट सत्याग्रह है इन्हें लीड किया जाता है सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था धरसाना साल्ट सत्याग्रह के बारे में। पहला कह रहे हैं गांधी जी इमाम साहेब मनीलाल लेड दिस सत्याग्रह। गलत है, गांधी जी नहीं थे, इमाम साहेब और मनीलाल थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंट है, बिल्कुल है। और गांधी जी जब साल्ट लॉ को डांडी मार्च में तोड़ते हैं तो डांडी मार्च के बाद ही बेसिकली ये गांधी जी अनाउंस करते हैं, बट उससे पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी था। अगर आपने ये वीडियो देखी है या अगर आपने अदरवाइज पढ़ा भी है तो बहुत इजीली आप इससे आंसर कर सकते हैं। वैसे ये हुआ कब था, तो देखिए जो धरसाना सत्याग्रह है वो हमें पता है कि 1930 में ही हुआ था। ये क्वेश्चन भी था, द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरसाना। तो धरसाना सत्याग्रह के बारे में वेब मिलर ने रिपोर्टिंग करी। ठीक है, वेब मिलर जो है अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे 1930s में इन्होंने रिपोर्टिंग करी और गांधी जी को मास लीडर और हीरो के रूप में बताया। ओके, नाउ लेट्स बैक टू आवर क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है ना। सरोजनी नायडू जी हैं, इसके अलावा इमाम साहब हैं और भी जो लीडर्स हैं मनीलाल हैं, इन्होंने जो है लीड किया था धरसाना में, गांधी जी नहीं थे। ये आंसर क्या है, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे हमने सारे हिस्ट्री क्वेश्चन कवर कर लिए। अब वन बाय वन हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था और क्या डुएबल था। तो पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इजी है, रीजन बीइंग की रिसेंट में पीवाईक्यूज में पूछा गया है। अगर आप महाराष्ट्र पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत
ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपने रिसेंट के यूपीएससी के पेपर्स को भी अच्छे से कवर किया है, बिकॉज जो सिलेबस है वो यूनिफॉर्मलाइज हो गया है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो हर पेपर में पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा ये बेसिक सोर्सेज में भी कवर्ड है, हर हिस्ट्री बुक में ये मिल जाएगा इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। दूसरा क्वेश्चन, तो ये अगर आपने आर्ट एंड कल्चर कवर किया है, लूसेंट वगैरह पढ़ा है, तो बहुत इजीली आप इसे आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे बैच में है बिकॉज ये पीवाईक्यू से है, ये भी हमने बैच में पढ़ा हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन है अब्दुल रजाक, तो ये तो बैच ही पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होता है मेजरली, तो ये तो हमने बहुत बार कवर किया है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये टफ है, ये डुएबल नहीं है, इसे स्किप करना होता है ऐसे क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन देखिए, हाँ ये भी इजी है बिकॉज ये 1857 के अपराइजिंग्स के लीडर्स के बारे में हर पेपर में पूछा ही जाता है ना, सबसे पहले वही हम पढ़ते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था मील वर्कर वाला, ये भी इजी है, रीजन बिंग की बुक्स में कवर्ड है। ये जो क्वेश्चन था नेहरू रिपोर्ट वाला, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि जब भी नेहरू रिपोर्ट की बात आती है तो डोमिनेंट स्टेटस के बारे में बात आती है, और यही रीजन है कि जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के जो फाउंडर हैं, नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया, ये जवाहरलाल नेहरू के फादर ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, और बेसिकली इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की। बट जो यंगर लीडर थे उस टाइम पे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस काफी पुराना कॉन्सेप्ट उनके अकॉर्डिंग था। अब पूर्ण स्वराज की बात आ गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रख रहे थे कांग्रेस के लीडर्स। ठीक है, और बाद में फिर जो है वो नेहरू रिपोर्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, रीजन बिंग मैंने बता दिया, डोमिनेंट स्टेटस जो है इज एज ओल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोरनेल, ये कहना था जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद ये क्वेश्चन भी तो लॉजिकल सॉल्वेबल है, इसके अलावा इसका सोर्स भी मैंने बता दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी से ही है, मैंने बताया है कि एनसीईआरटी में किस तरीके से ये कवर्ड है। इसके अलावा पीवाईक्यू में भी धरसाना साल्ट सत्याग्रह के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को रेफर कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने धरसाना साल्ट सत्याग्रह के ऊपर कवर किए हैं, कंप्लीट मैंने चीजें डिस्कस की हैं। तो उम्मीद है आपको इस डिस्कशन से हेल्प मिली होगी। जल्द ही हम मिलते हैं नए वीडियो में, और आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की एनालिसिस चाहिए महाराष्ट्र पीसीएस के पेपर में। धन्यवाद, जय हिंद।